हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। ये सेशन आपके आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 के कंप्लीट स्ट्रेटेजी से संबंधित है। लगातार आप लोगों के एक रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इस पर एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि कैसे हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, कैसे फेज 1 और फेज 2 को दोनों पैरेलल साथ में लेके चलें। जैसे कि फेज 1 क्लियर करने के बाद हमारे पास समय कम बचता है और उस कम समय में हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। आप सभी साथी काफी लंबे समय से हमारे साथ फेज 1 फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारी टीम के साथ, और हमारी ये कोशिश है, हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम लगातार आपकी हेल्प करते रहें, आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर करते रहें, और उसी से संबंधित ये सेशन आज आपके लिए रखा गया है। देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिल करने शुरू हो चुके हैं। आप सभी साथियों को एग्जाम की डेट्स भी पता है, उसके बावजूद मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे देता हूं। देखिए, जब हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं तो एक लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आरबीआई ग्रेड बी की जब चर्चा करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की जो वैकेंसीज आई हैं वो कुछ इस प्रकार से कैटेगरीज में आई हैं। जनरल स्ट्रीम के लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं, डीईपीआर और डीएसएम के लिए कुछ वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी 120 के करीब है। ठीक है, जनरल स्ट्रीम के लिए जो एग्जाम की डेट्स हैं वो फेज 1 का एग्जाम आपका 18 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है और फेज 2 का एग्जाम जो है वो 6 दिसंबर को है। जबकि डीईपीआर और डीएसआईएम जो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनके लिए जो एग्जाम शेड्यूल है फेज 1 का 19 अक्टूबर और फेज 2 का 7 दिसंबर। ठीक है, आपके लिए कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सारी बातें आज के सेशन में जानने को मिलेंगी। साथ साथ में पेपर का क्या पैटर्न होने वाला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पिछली बार क्या कट ऑफ रहा था जनरल स्ट्रीम का, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ में इस बार आपको किस तरह से फोकस करना चाहिए इस एग्जाम पर, कैसे आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ फेज 1 फेज 2 क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा होगी एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न फेज 1 का जो फेज 1 है, फेज 1 से संबंधित जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके सामने है। देखिए, आरबीआई ग्रेड बी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट पर फोकस करना होता है वो है जनरल अवेयरनेस, जीए। लेकिन जनरल अवेयरनेस यहां पर वन लाइनर वाला खेल नहीं है। यहां पर आपकी जनरल अवेयरनेस जो है वो फिनेंस, बैंकिंग, करंट बैंकिंग और डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास अच्छी, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा डेप्थ में पूछे जाते हैं, लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसे पढ़ने में समय लगता है। वैसे देखने में हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है कि जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का आएगा और 25 मिनट मिलेगा आपको, 25 मिनट, यानी कि आपके पास जो समय है वो बहुत कम है। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचें कि आप 30 सेकंड में क्वेश्चन पर दे वो भी कम पड़ जाएगा, आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं, इस चीज को दिमाग में रखिए। 80 क्वेश्चन में से आपको जो आएगा आप वो अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जब जनरल अवेयरनेस में आपको 80 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आपके पास समय मात्र 25 मिनट है, 25 मिनट्स, तो कैसे आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन की इंपॉर्टेंस आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के ही समझ आ जा रही होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पर जंप कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको पिछले बार के कट ऑफ को भी दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो फेज 1 एग्जाम कट ऑफ जनरल कैटेगरी का जो गया था वो 67.25 था। 67.25 ये कट ऑफ गया था। हम मान लेते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं इस बार का कट ऑफ जो है वो 100 जाएगा। बहुत ज्यादा मान लिया मैंने, लेकिन मान लेते हैं, पेपर थोड़ा मॉडरेट आ जाता है तो। लेकिन सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है जिस कंधों पर है वो है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इस पर कैसे आप फोकस कर सकते हैं, किन टॉपिक्स को आपको कवर करना जरूरी है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर्टिकुलर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होगा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब शुरुआत होगी पेपर की 80 क्वेश्चन की, जब पहली से शुरुआत होगी फर्स्ट क्वेश्चन से, आप देखेंगे कि शुरुआती क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लेंदी होंगे देखने में। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको इन 25 मिनट के अंदर 80 के 80 क्वेश्चन को एक बार देखना जरूरी है कि वो कौन से क्वेश्चन है। अगर कोई लेंदी क्वेश्चन आपके सामने है और आपको एक लाइन पढ़ते ही क्लियर हो जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। वो क्वेश्चन, वो एमसीक्यू, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पर आपको लग रहा है कि आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं बट आपको कंफ्यूजन है, उस पर मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए।
और आपका टारगेट सबसे पहले होना चाहिए वो एमसीक्यू जो आसान है, जिन्हें आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तब आप कर पाएंगे जब आप 80 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट है कि जो आसान क्वेश्चन है उनको फटाफट आप कवर करें और 80 तक पहुंचे, एंड तक पहुंचे। क्योंकि कई बार क्या होता है, एट द एंड आपके सामने कम से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान रखे होते हैं। और पूरा पेपर एक तरह से देखा जाए तो ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है। आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किन क्वेश्चन पर ज्यादा समय दे रहे हैं, किस पर कम समय दे रहे हैं। आसान सवालों को अटेम्प्ट करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप शुरुआती क्वेश्चंस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं कि आप एट द एंड सेक्शन के पहुंच ही नहीं पाते हैं और आपके सामने बहुत ही आसान सवाल रखे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 80 सवालों तक पहुंचना आपको जरूरी है। शुरू में जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको स्किप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसे मार्क फॉर रिव्यू में रख सकते हैं, और जो आप श्योर शॉर्ट क्लियर हैं उसे आंसर करिए। क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे, पहला फेज 1 देंगे, यहां पर नेगेटिव स्कोरिंग भी है 1/4। ठीक है, आपका सवाल सही है, 1 नंबर का क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो 1/4 आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। साथ ही साथ में आपको सेक्शन वाइज सारी चीजें, सेक्शन कट ऑफ क्लियर करने जरूरी है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बातें तो मैंने बता दी। अभी कुछ एट द एंड टॉपिक्स भी बताऊंगा किस पर आप फोकस करने, अभी आप कौन से टॉपिक पर ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है, जो सेक्शन है, वो है रीजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग के अंदर 60 क्वेश्चन होंगे। एक तरह से देखा जाए, अगर आपकी जीए बहुत अच्छी है, आपने जनरल अवेयरनेस बहुत ही डेप्थ में पढ़ रखा है, तो काफी चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। और रीजनिंग आपकी अच्छी है तो इन 2 सेक्शन से आप काफी आगे निकल जाएंगे। बस आपको बाकी 2 पेपर में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अब रीजनिंग में भी कई बार क्या होता है कि आप उन लेंदी क्वेश्चंस पर जाके अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और कई बार आप क्वेश्चंस को अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं, मुझे इसको सॉल्व करना है क्योंकि मैंने इस पर 3 मिनट का समय दे दिया है। जब इस प्रकार का आप सोच अपने एग्जाम में जाके, फाइनल एग्जाम में, मेन एग्जाम में देते हैं, तो इससे आपकी नर्वसनेस बढ़ेगी। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है वो आपका वीक होते जाएगा। साथ साथ में जैसे जैसे समय कम होता है आप घबराना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश ये करना है कि जो बहुत लेंदी क्वेश्चन दिख रहे हैं उस पर थोड़ा समय कम दें, आसान क्वेश्चन पर जल्दी फोकस करें। 60 क्वेश्चन को विजिट करना जरूरी है, व्यू करना जरूरी है, और उसमें से जो आसान क्वेश्चन उन्हें पिक करिए, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करिए। सबसे पहला काम क्या, आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते चलना है। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश पर भी आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला क्वेश्चन पजल था, लेंदी पजल था, आप पजल में डूब गए और आपने डूबते ही चले गए उसमें। जो आपके पास 45 मिनट है, 15 मिनट एक पजल आपने सॉल्व करने में लगा दिया, और उसके बावजूद भी जब आप आंसर कर रहे हैं तो कोई भी आंसर सही नहीं आ रहा है, मैच ही नहीं कर रहा, तो ये आपकी टेंशन को बढ़ा देगा और आपका सेक्शन जब खराब हो जाएगा तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे अगर सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले वो टॉपिक्स पिक करिए जिस पर आपकी कमांड अच्छी है, जिस पर आप एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ है वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में, और उन टॉपिक पर ज्यादा चर्चा करिए, ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की। और एक लिमिट 45 मिनट पूरे होते ही ऑटोमेटिक ये आपका स्टॉप टाइमर खत्म हो जाएगा, दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश क्या करनी है कि आप इन पर्टिकुलर सेक्शंस में वो चीज अटेम्प्ट करें जिन्हें आप आसानी से कर ले जाएं। टफ क्वेश्चन को थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय की बड़ी कमी है। 25 मिनट, जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट, समय तो आपको बर्बाद करना ही नहीं है, सेकेंड्स बहुत कीमती हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, आप कट ऑफ फेज 1 का क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, फेज 1 आपने क्लियर कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन अपने आप आगे आ जाएगा। पहला पेपर आपका 18 अक्टूबर को है, फेज 1, उसके बाद 6 दिसंबर को आपका फेज 2 है। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा, मुश्किल से 1.5 महीने। ठीक है, उस 1.5 महीने के अंदर आपको फेज 2 भी कवर करना है। तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा एक पैरेलल स्टडी का मैं आपको एक ज्ञान दे देता हूं कि आप फेज 1 की प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे कि आपने अगर रीजनिंग सॉल्व करनी शुरू की, आप रीजनिंग, जब भी आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप पजल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पजल पर आपने लगातार 2 से 3 पजल लगाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई मेरा कमांड जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छा हो जाए। उसे करने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं कि फेज 2, जैसे मैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, आशीष सर आपको ESI पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक पढ़िए बस। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का कोई एक टॉपिक उठा लीजिए, उस टॉपिक को एक बार रीड कर लीजिए, उसके कोर
कॉन्सेप्ट या कीवर्ड्स को दिमाग में स्टोर कर लीजिए, फिर आगे अपना फेज 1 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने फेज 2 को छोड़ दिया एकदम, तो फिर 1 महीने बाद आप जब फेज 2 दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे तो सब कुछ नया नया लगेगा। तो आपको कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है। अगर आप फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरी फुल्ली फोकस्ड होकर, तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जो लोग आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करते हैं वो इन दोनों पेपर को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे ईएसआई का कोई टॉपिक आपको रखना पड़ेगा। ऐसे कोशिश करनी कि बीच में आधे घंटे का समय निकाल लें, आप इंग्लिश की एक राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरह से आप बैलेंस बना सकते हैं फेज 1 और फेज 2 में। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहां पर फेज 2 की चर्चा हो रही है, फेज 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। फेज 2 की जब बात करते हैं तो साथियों पहला पेपर आपका क्या है, ईएसआई का है। 30 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। यहां पर आपको 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलते हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो माइनस क्या है 1/4, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो माइनस हाफ 1/2 माइनस होता है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप नेगेटिव ना करिए, जितना आता है उतना ही करिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मिनट का समय आपके पास, 50 मार्क्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 6 क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 90 मिनट का समय होता है, इसमें कोई सेक्शन टाइमिंग नहीं है। मतलब आप 4 क्वेश्चन अपने हिसाब से मैनेज करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितने का है, 100 मार्क्स का। आगे पेपर 2 की बात करें, इंग्लिश है, 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 90 मिनट का समय होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पेपर 3 अपना है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव 30 होंगे और डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चन में से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो जितनी बात मैंने आपको बताई है कि फेज 2 में आपने जो भी पढ़ा है हमारे साथ, टॉपिक वाइज आप चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कभी कभी आप उस पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब रैंडम आप जो भी आपको प्रैक्टिस कराई गई है, कुछ एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लीजिए, केस स्टडीज सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि आप प्रैक्टिस में बने रहें फेज 2। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि भाई आपका क्या कट ऑफ रहा था फेज 1 का, और फेज 1 का कट ऑफ जो था 67.25 था, फेज 2 का कट ऑफ जो था वो 173.50 था 2024 का। हम मान के चलते हैं इस बार पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ ज्यादा कर देते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और उसी हिसाब से आप अच्छा करके आएंगे पेपर। अब जनरल अवेयरनेस, जीए फेज 1 में भी रोल प्ले करेगा और फेज 2 में भी रोल प्ले करेगा। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए, डेप्थ में जाकर पढ़िए, किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए 5, 7, 8 पॉइंट्स पढ़िए। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं मैंने जो आपको श्योर शॉर्ट कोशिश करनी है कि इनको कवर कर लें फेज 1 के नजरिए से, फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही पेपर दे रहे हैं आप लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कोई रिपोर्ट है, उसके द्वारा कोई इंडेक्स रिलीज किया जा रहा है, कोई पोर्टल उसने तैयार किया है, कोई डैशबोर्ड उसने रिलीज किया है, या कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में रिटेल पेमेंट सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है, इसकी अभी हाल में ही न्यू गाइडलाइंस आई हैं यूपीआई से संबंधित। एक क्वेश्चन वहां से एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा, यूपीआई से नई गाइडलाइन से। बाकी और भी बहुत सारे पेमेंट सिस्टम है, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जीएसटी से संबंधित बदलाव बड़ा हुआ है इस बार, स्लैब हटाए गए हैं, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी उम्मीद है। सरकारी स्कीम जो होती हैं बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, फाइनेंशियल इंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं फेज 1 में, और इससे संबंधित स्कीम से भी जुड़े हुए क्वेश्चन बन जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो आता है, लेटेस्ट रिव्यू, उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्ट्रक्चर है, जो मेंबर्स हैं, उनका कार्यकाल कितना है, इन सब के बारे में आपको पता होना जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स यानी कि कैश रिजर्व रेशियो की बात करें हम लोग, रिजर्व रेशियो, या फिर अगर हम पॉलिसी रेट्स की बात करें, जो भी टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। स्मॉल एंड पेमेंट बैंक से संबंधित कुछ ना कुछ खबरें बन जाती हैं। पेमेंट सिस्टम से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। एटीएम से जुड़े हुए क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंटरचेंज फी में बदलाव किया गया है। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। व्हाइट लेवल एटीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, डब्ल्यूएलए से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बीआर एक्ट, पीएसएस एक्ट, ऐसे जो एक्ट हैं इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, पीसीए फ्रेमवर्क कितने बैंकों पर लगा हुआ है, क्या कंडीशंस होती हैं, किस कंडीशन में पीसी हटाया जाता है,
बेसल के नॉर्म्स, कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, एनसीएलटी, आईबीसी से जुड़े हुए कुछ बातें एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इंपॉर्टेंट है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए से संबंधित सवाल बन सकते हैं। इस बार के बजट में बैंकों का ग्रॉस एनपीए कितना है, यह बताया गया था। बजट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इन पर फोकस जरूर करिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं। एआई डेफिनेटली क्वेश्चंस बनाएगा आपके एग्जाम में। एआई, फॉरेक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रेड, ठीक है। तो ये सारी बातें बड़ी ही खास हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं उन सभी साथियों की जो आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, करना चाहते हैं। उनके नजरिए से समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच 2026 के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच का वो हिस्सा बन सकते हैं। फेज 1 फेज 2 दोनों कवर किया जाएगा इसमें, मात्र 2299 की कॉस्ट पर। आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर सीधा इस बैच को सर्च कर सकते हैं और इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है हमारी, फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए। तो आप बेझिझक होकर इन बैच का हिस्सा बनिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को रफ्तार से शुरू करिए। अब बात करते हैं बैंक महापैक। बैंक महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी बैंक एग्जाम के लिए। 18 प्लस एग्जाम आपके यहाँ पर कवर होते हैं, 100 प्लस बैचेस आपको उनका एक्सेस मिल जाता है। 2 सब्सक्रिप्शन वैलिडिटीज हैं उसकी यहाँ पर, 2999 में 1 ईयर एंड 4299 में 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए उपलब्ध है। आपके बहुत सारे साथी होंगे जो बैंकर्स बन चुके हैं, जो बैंक में सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन बैंक में सिलेक्शन लेना ही इतना काफी नहीं है, इससे आगे भी बढ़ना है। आप बैंक में भी आगे करियर अपने ले जाना जरूरी है। और इस नजरिए से आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। ऐसे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं आपके जीआईबी और सीआईबी एग्जाम्स। इन एग्जाम्स को क्लियर करके आप बैंकिंग करियर को और आगे ले जा सकते हैं और साथ साथ में मॉनेटरी बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। पाते हैं जरूर, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं आपको। जीआईबी एग्जाम क्लियर करने पर 1 इंक्रीमेंट और सीआईबी एग्जाम क्लियर करने पर 2 इंक्रीमेंट मिलता है। तो आपके जितने भी ऐसे साथी हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, उनको आप हमारे प्लेटफॉर्म जीआईबी सीआईबी वाला के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वो इस चैनल को ज्वाइन करें, इस पर चल रहे यूट्यूब पर जो सेशंस हैं उनका हिस्सा बने और इन पर जुड़कर पढ़कर अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक एग्जाम से संबंधित बुक्स की। बुक्स आपके लिए बैंकिंग के लिए बैंकिंग दोड़ा मॉड्यूल्स कॉम्बो सेट ऑफ 6 बुक्स अवेलेबल है मात्र 1299 में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़िए आप, GA by भास्कर सर टेलीग्राम चैनल है, इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपने डाउट्स अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई और डाउट होगा तो इस टेलीग्राम चैनल पर बेफिक्र होकर अपने डाउट्स अपनी क्वेरीज आप रेज कर सकते हैं। हर संभव हम प्रयास करते हैं आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करने का। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।